हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुफी क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का शॉर्ट नोट्स है जो परीक्षा वर्ष 2023 यानी 16 तारीख से आपकी जो स्टार्ट है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हूँ इसमें। और मैं आप लोगों की अगर बात करूँ कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं, यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं इसको तो अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, समय ज़्यादा है नहीं। इसमें श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो 1948 में। दूसरा है लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? तो जन आंदोलनों द्वारा। वहाँ से पूछा जाएगा तो आप उत्तर यही करना, यानी OMR शीट में जो फिल करना एक ही ऑप्शन वो ये फिल कर देना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखें। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका जन आंदोलन द्वारा, यानी कि ये क्या है आपका हो चुका। चलिए हम बात करते हैं दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो एकजुटता द्वारा। ठीक है, और फिर आगे चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन 1815 की वियना संधि। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, याद रखना 1815 की वियना संधि से मतलब अगर पूछा जाए कि कौन संबंधित है तो मेटरनिक क्या है संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक ने की थी। इसके बारे में हम आगे डीप से बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए आरक्षण किस में है? तो पंचायती राज संस्थाओं में है। अगर हम बात करें कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी तो 1992 में हुई थी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हर वर्ष। मृदा एक प्रकार का किस प्रकार, या पूछा जाए कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है मृदा। ठीक है, और ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अगर ऑप्शन में रहे प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन लगाना, और नवीकरणीय है तो नवीकरणीय, और प्राकृतिक संसाधन प्लस नवीकरणीय तो दोनों है। ठीक है, याद रखना ये बात को। फिर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, ये सभी क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब यहाँ से जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि यहाँ से मान लो कि दे दिया गया परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और एक यहाँ से दे दिया जाएगा बायोगैस या भूतापीय ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि संख्या अगर ज़्यादा रहेगी और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं हर सब्जेक्ट का, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब पूरा शॉर्ट नोट्स दे दूँगा, जो 80% हाँ कह सकते हैं कि आएगा ही पेपर में। ठीक है, और इसका लघुत्तरीय जो शॉर्ट लिखना रहता है वो PDF में दे दूँगा। चलिए यहाँ से पूछा था कोयला के प्रकार। पिछली बार भी पूछा गया था कि एंथ्रासाइट का संबंध किससे है, ऑब्जेक्टिव में था तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था कोयला। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कोयला के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एंथ्रासाइट कोयला, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला या लिग्नाइट, या ठीक है, और या फिर बिटुमिनस, ये 4 हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है तो एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। इसमें 60% क्या होता है? कार्बन होता है। 60% से कहते हैं कि 60% से 90% तक होता है। ठीक है, मैक्सिमम 90% तक कार्बन होता है। और इसमें जो होता है कम से कम 40% होता है। यानी सबसे खराब कोयला कौन सा है? पीट कोयला है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है? कोयले पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो झारखंड। चलिए खनिज तेल की हम बात करें, खनिज तेल से ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है तो असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई, अरब सागर में। ठीक है, मुंबई हाई कहाँ पे है? अरब सागर में है। और राजस्थान, यहाँ पे क्या है? खनिज तेल पाए जाते हैं। यहाँ से पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से खनिज तेल कहाँ पाया जाता है तो असम रहेगा, मेघालय, गुजरात, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी दे दिया जाए ऑप्शन तो वही रहेगा। लेकिन सबसे पहले अगर मान लो कि सबसे पहले उपरोक्त सभी नहीं है, इसमें से असम भी है, मेघालय भी है, गुजरात भी है, तो आपको इसको लगाना। ठीक है, और या फिर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है तो तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना।
चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों अपने पास जितने भी ग्रुप हैं जो लड़के पढ़ने वाले हैं वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ठीक है, चलिए बेल्जियम की अगर बात करें, इसमें बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है बात किया जाए तो यहाँ पे सामुदायिक सरकार है। फिर बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है तो ब्रुसेल है, जहाँ 80% यानी बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल है, जहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा 80% फ्रेंच भाषा और 20% क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। फिर अगर बात करें कि बेल्जियम क्या है, यानी बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बेल्जियम का ही है, यहाँ से पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा और विश्वास करिए, पेपर देकर आइएगा, फिर देखिएगा कि हाँ मैंने जो भी बताया है क्या सच आया या नहीं आया। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ बताएंगे कि हाँ यहीं से आया था सब। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिंग इलाके में रहता है, जहाँ के लोग डच भाषा बोलते हैं, और देश के 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ठीक है, ये बेल्जियम की क्या है, विशेषताएं हैं। चलिए बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता देखते हैं कि क्या है। मुख्य विशेषता ये कन्फर्म में आएगा। बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, यानी इसको समान अधिकार क्या है, दिया गया है बेल्जियम मॉडल में। और यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई एक समुदाय के लोग को यानी यहाँ पे स्लाइड ये देखिए, यहाँ पे कोई एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत इसके पक्ष में हो। ठीक है, अगर मेन मुख्य विशेषता की बात करूं यहाँ पे मैं, तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है, तो सत्ता में सभी जातीय समूह की साझेदारी क्या है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन में रहेगा। और यहाँ से जो मैंने स्टार बनाया है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अवश्य मिलेगा। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और चलिए हम यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 में से अगर 15 कर ले गए, ठीक है, तो याद रखिए कि आप पास हो गए। ठीक है, परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट पहले से ही। चलिए प्राकृतिक संसाधन की बात करें, क्या होता है, जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन की बात करें, यानी जिन्हें हम दोबारा नवीनीकरण जिसका हम कर सकते हैं, यानी दोबारा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मृदा हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, पवन या फिर वायु, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि अनवीकरणीय यानी जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन। जैसे कि जीवाश्मी ईंधन कौन कौन से होते हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। और ये सब क्या है, अनवीकरणीय है, यानी कोयला को एक बार हम जला देंगे तो उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। पेट्रोल एक बार में जल गया तो दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। ऑप्शन में जैसे दिया जाएगा कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो यहाँ रहेगा मृदा, सूर्य का प्रकाश, पवन, और एक दे दिया गया कोयला। तो कोयला क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा, यानी कि नवीकरणीय नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में, थोड़ा चेंज कर दिए क्वालिटी प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो बदलता चला जा रहा है। मानव निर्मित संसाधन की हम बात करें कि कौन से होते हैं, तो मानव निर्मित संसाधन उसे कहते हैं जिसको जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, यानी जिसे मानव बनाता है, जैसे पुल, बांध, विद्यालय, घर, तकनीकी आदि। अच्छा, तकनीकी बात करें, तकनीक कन्फ्यूज मत होना कि तकनीकी दे दिया जाए, तकनीकी भी कहीं ना कहीं मानव की ही देन है। ठीक है, टेक्निकल जानकारी साइंस की ही देन है। मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव संसाधन अगर पूछ लिया जाए तो मानव संसाधन में से मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। यानी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मानव संसाधन होते हैं। कुछ दोस्तों का डिमांड था कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दीजिए क्या है, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था और किस फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था, तो राष्ट्रवाद का उदय
1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी, ये बात याद रखना। पंजाब में भूमि संकुचन या निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये बार बार पूछा जाता है, तो अधिक सिंचाई है, ठीक है। पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से भी व्हाट्सएप आप चलाते ही होंगे सब लोग, ठीक है, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, या फिर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चाय की खेती, चाय इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, सभी लोग सुबह पीते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है, ये बात याद रखना। जैसे कपास के लिए काली मिट्टी, वैसे चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी। चलिए यहाँ से देखते हैं भूक्षरण का या मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा के कटाव या बहाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है, उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी क्या भूमि क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि भूमि क्षरण का कारण क्या है, तो भूमि का अनुपजाऊ होना ही क्या है? भूक्षरण या मृदा अपरदन है। चलिए धर्म निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? अगर पूछा जाए तो सभी धर्मों को समान समझना ही क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्ष कहलाता है। ब्रेटन वुड्स समझौते की बात करें, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स समझौता जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, ठीक है। किस स्थान पे हुआ था? तो न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट कर लीजिए, कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पछताना न पड़े बाद में, ठीक है, क्योंकि समय था नहीं किसी तरीके से इसको लिखकर मैं एक सोचा कि यहाँ अपलोड कर देता हूँ। आर्थिक महामंदी से पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार मैंने बनाया था नोट्स, वहाँ से 80% क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है, आए थे वो बहु वैसे ही। आर्थिक महामंदी मैंने दिया था कि 1929 में हुआ था, तो वो आया था, मैं महामंदी दिया था, वहाँ पे आर्थिक करके पूछ लिया गया, इसलिए अब की बार आर्थिक दे दिए हैं। तो हम बात करिए कब प्रारंभ हुआ था? 1929 में हुआ था, ठीक है, प्रारंभ। और इस महामंदी के कारण कृषि के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई थी, ये इंपॉर्टेंट है कृषि से। और 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत लगभग 50% तक गिर गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर पूछा जाए कि 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी, किसके कारण? तो आर्थिक महामंदी के कारण, ठीक है। चलिए अनु कोचिंग सेंटर देवनारायण DC, अनु फ्री क्लासेस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों से कहकर सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। इतना मेहनत करते हैं तुम लोग के पास, कुछ तो फ्री में कर ही सकते हो ना, पैसे तो नहीं लगता है भाई। गोंडवाना क्षेत्र यानी कोयले का भंडार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अगर हम विश्व की बात करें यहाँ पे, पहली बात तो चलिए हम गोंडवाना क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं कि इसका नाम गोंडवाना क्यों पड़ा। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन गोंड राज्य के नाम पर इस क्षेत्र को गोंडवाना नाम दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस प्रदेश के नाम पर गोंडवाना क्षेत्र पड़ा है, तो मध्य प्रदेश के प्राचीन नाम यानी पुराने नाम पर। भारतीय भूभाग से जुड़े इसके अन्य हिस्से जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका तक इस क्रम का वितरण मिलता है, यानी ये गोंडवाना क्षेत्र यहाँ तक पूरा पाया जाता है कोयला का विस्तार, ठीक है। चलिए हम देखते हैं भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये भारत में जैसे किस भाग में मिलता है, ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी में कोयला का भंडार पाया जाता है, महानदी घाटी में पाया जाता है, गोदावरी बेनगंगा घाटी पे पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कच्छ, कठियावाड़, पश्चिम राजस्थान तथा हिमालय क्षेत्र के कुछ भागों में क्या है पाया जाता है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ये ध्यान से समझ लीजिए। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से किस भाग में कोयला का विस्तार नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिया रहेगा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा रहेगा महानदी, तीसरा रहेगा गोदावरी या वेनगंगा घाटी, और तीसरा रहेगा मान लो कि चंबल घाटी दे दिया गया, तो क्या हो जाएगा? चंबल घाटी में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये बात को आप नोट कर लीजिए कहीं। चलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है। पहला पॉइंट है
स्टार बना के लिखा हूँ, इम्पॉर्टेंट है भैया, देख लीजिए सब लोग। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देश के नागरिकों की गरिमा तथा उनकी स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में, देखिए दूसरा, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। ये क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या है? शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। चलिए दूसरा देखते हैं अगला। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा दिया गया है तथा कमजोर, निसहाय और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के समान स्तर एवं समान अवसरों पर बल दिया गया है यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बाकी सब व्यवस्थाओं से क्या है? अच्छी है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेपाल की हम कुछ देख लेते हैं, हमारा पड़ोसी देश है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2018 में हुई थी। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। यही से इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करें कि क्या होता है, तो इसमें उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। किस पर? सार्वजनिक क्षेत्र में। अगर पूछा जाए आपसे रेलवे या अथवा डाकघर, ये दे दिया जाए, पूछा जाए किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं निजी क्षेत्र के बारे में कि निजी क्षेत्र क्या होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, नोट कर लीजिए, कहीं पढ़ लीजिए अच्छे से, बार बार देख लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जो आपकी इच्छा का है वो करिए। इसमें उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों का स्वामित्व एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आदि निजी स्वामित्व की हैं। ठीक है, अगर हम बात करें निजी क्षेत्र को और प्राथमिक क्षेत्र की, तो इसमें उपरोक्त दोनों क्षेत्रों को उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगर पूछा जाए कि निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है, तो उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विभाजन का कारण। सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण धर्म और भाषा है। ठीक है, यानी जो विभिन्न धर्म के, कुछ इस धर्म में रहना चाहते हैं, कुछ उस धर्म में रहना चाहते हैं, किसी की भाषा बंगाली है, किसी की पंजाबी है, तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण है। चलिए लैंगिक विभाजन की बात करें तो स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता जो होती है वो क्या होती है? लैंगिक विभाजन का कारण होती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिए आप, जो इस समय है, डबल स्टार मान लीजिए। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है, यानी कि सबसे कम है? भारत में यानी जो जितने राज्य हैं 28 हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु शिशु की अगर बात की जाए, बच्चों की, तो कहाँ पे होती है? तो केरल में होती है सबसे कम। ठीक है, क्यों होती है अभी आगे बात करते हैं हम। और सबसे अधिक कहाँ पे होती है मृत्यु? अगर बात करें शिशु की मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य में है भारत के? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हमारे भारत देश के केंद्र में पड़ता है मध्य प्रदेश। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। क्यों है? तो यहाँ इस प्रदेश में 1000 शिशुओं में से लमसम 48 की मौत हो जाती है लगभग। ठीक है, यानी 1000 शिशु का अगर प्रसव होता है तो वहाँ पे 48 की मौत लगभग हो जाती है। जबकि केरल में जो होता है, वहाँ पे अगर हम बात करें केरल की, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे कम मृत्यु दर है। क्यों है? तो देख लीजिए यहाँ पे केरल में यह दर प्रति 1000 शिशुओं पर, यानी 1000 पर लगभग 7 की ही मृत्यु होती है। बाकी क्या होते हैं? सब बच जाते हैं, आसपास रहती है 7 के आसपास। यहाँ केरल में 95% प्रसव जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्पताल में होते हैं। यानी जो बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ पे कहाँ पे होते हैं? अस्पताल में होते हैं। शायद एम्बुलेंस जल्दी से पहुँच जाती होगी, पूरा अच्छे से होता होगा। चलिए व्यापार अवरोधक की हम बात करें कि व्यापार अवरोधक क्या होते हैं। अनुपरी क्लासेस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग। ठीक है, व्यापक यानी नहीं है, ये व्यापार अवरोधक है। व्यापार अवरोधक वे नियम कानून होते हैं जो सरकार व्यापार में आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए बनाती है। जैसे देश के पास 4 प्रकार के व्यापार अवरोधक हैं जिन्हें वे लागू कर सकते हैं, और लागू कुछ हैं भी इसमें। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ लागू नहीं है। जैसे कि देखिए आपको सब्सिडी, जैसे गैस सिलेंडर का आता है ना सब्सिडी, तो ये क्या हो गया? व्यापार अवरोधक हैं। डंपिंग रोधी शुल्क, ठीक है, और ये नियामक बाधाएं और स्वैच्छिक निर्यात
प्रतिबंध शामिल है, जैसे जीएसटी वीएसटी जो होता है, ठीक है, ये सब क्या है, व्यापार अवरोधक हैं। लक्षण अगर हम बात करें इसकी क्या होते हैं, व्यापार अवरोधकों के क्या लक्षण होते हैं, या पूछा जाए कौन सा लक्षण नहीं है, 3 दे दिया जाएगा, ये एक रहेगा नहीं, तो ये याद रखिएगा। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। दूसरा है, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी है। और तीसरा है, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। ये क्या हो गया, लक्षण। जो ऑप्शन में चौथा रहेगा वो शायद नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। वैश्वीकरण मतलब विश्व की अगर बात करें तो एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, विश्व का ही बात की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक राज्य से 2 राज्य की बात की तो यहाँ पे राष्ट्रीय बात आ जाएगी भारत की। अब वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर प्रभाव, कौन सा प्रभाव नहीं है अगर पूछा जाए तो, या वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। इसके द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया है। तीसरा है, इसके आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। ये पिछले का है, लेकिन पिछले साल मैंने बनाया था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए 1 लाइनर यहाँ पे। वंदे भारत ट्रेन नहीं भाई, गलती से निकल जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं इनको हम। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो महात्मा गांधी की है, ठीक है, उसने लिखी थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पूछा जाए कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस में है, किस अनुसूची में है संविधान के, तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 है। उल्टा चाहे जिधर से पूछा जाए आप कर ले जाएंगे। ये देखिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह कौन कौन से हैं, तो चंपारण सत्याग्रह है और गुजरात सत्याग्रह। आपसे पूछा जाए ए बी तो आप लगाइएगा, ठीक है। 1830 में इटली का शासक कौन था, तो ज्यूसेppe मोत्सिनी थी। और 1861 में इटली का शासक कौन था, 1800, यहाँ पे 1831 है और यहाँ पे 1861 है, तो यहाँ पे विक्टर इमैनुअल थे, ठीक है। हिंदी भी इसका, इंग्लिश थोड़ा विदेशी नाम ऐसा होता है, पढ़ने में ना आए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ठीक है, नेशन ऑर्गेनाइजेशन। परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं, तो सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन, ये सब क्या होते हैं, सड़क परिवहन होते हैं। वातावरण हानियों या देश को घटाता है या देरी को घटाता है, ठीक है। जो पाइपलाइन होता है क्या करता है, देरी को घटाता है। अगर हम बात करें सबसे प्रचलित या सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा परिवहन है, तो सड़क परिवहन है, सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन ही सब जगह चलता है। लेकिन अगर बात करें कि रेल परिवहन, तो रेल परिवहन क्या है, इसमें थोड़ा महंगा पड़ जाता है पैसा वैसा, लेकिन समय की थोड़ा बचत हो जाती है। चलिए देख लेते हैं, भारत में प्रमुख परिवहन साधन कौन सा है, तो सड़क परिवहन है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है, पहले ही मैंने दिया था आपकी। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दक्कन के पठार में पाई जाती है। आप जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको। कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी गई है, तो काली मृदा। कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है, या अभ्रक किससे संबंधित है। अगर पूछा जाए कोडरमा किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड। कोडरमा किससे संबंधित है, तो अभ्रक से संबंधित है, याद रखिएगा। ये देखिए मैंने पिछले साल दिया था, पूछा गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ठीक है, कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और इसकी कहाँ पे हुई थी, तो जिनेवा में हुई थी। यह सर्वप्रथम विकसित देश द्वारा शुरू हुआ था विश्व व्यापार संगठन, जल्दी जल्दी देख लीजिए। और सूचना का अधिकार यानी RTI 2005 क्या है, तो यह कानून भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 में बनाया था, 2005 में। इसमें नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यों की सूचना पाने का अधिकार है, यानी जो आप सूचना से लेना चाहते हैं कि यहाँ कार्य हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो उसका सूचना आप मांग सकते हैं।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, चलिए इसकी बात करते हैं। यह कानून 1986 में बनाया गया। इसे कोपरा कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस कानून को कोपरा कानून से जाना जाता है? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को हम क्या कोपरा कानून के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया या कब लागू हुआ? तो 1986 याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संसद ने 1986 को इसी दिन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, यानी 24 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी जीडीपी कहा जाता है। या देखिए इसमें तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जो तीनों क्षेत्रकों के जो उत्पाद होते हैं उसके योग यानी जोड़ को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए रोपड़ फसलों के बारे में हम बात करें कि कौन कौन सी होती हैं। तो रोपड़ कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, जैसे चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपड़ फसलें हैं। मगर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रोपड़ फसल नहीं है? चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना दे दिया गया, मतलब चाय, काफ़ी, रबड़ दे दिया गया। एक ऑप्शन कोई धान गेहूँ कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। रबी की फसल की हम अगर बात करें, रबी की फसल कौन सी होती हैं? तो गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। अगर रबी की फसल में बात करें कब से कब तक बोया काटा जाता है? तो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य क्या है? काट लिया जाता है। ये रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसल की बात करें, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उर्द यानी उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं? रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये सब क्या है? रेशेदार। नगदी फसल में गन्ना उन्ना आ जाता है जिससे नगद पैसा मिलता है। सीढ़ीदार या सोपानी खेती, ये पिछली बार दिया था मैंने, देखो यहाँ से पूछा गया है। ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टडी है पूरा। यानी सीढ़ीदार खेती को हम क्या कहते हैं? सोपानी खेती कहते हैं। ये देखिए स्टार बना के दिया था पिछली बार। यह खेती उत्तरांचल प्रांत उत्तराखंड में की जाती है, पिछली बार पूछा भी गया है। चलिए सीढ़ीदार खेती की हम बात करें, इसे सोपानी खेती भी कहते हैं। पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलानों वाले क्षेत्रों में सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। यह खेती उत्तरांचल प्रांत यानी उत्तराखंड में की जाती है। यहाँ से पिछली बार दिया था, पूछा गया है। देखो यहाँ से जर्मनी और इटली दोनों का दे दिया हूँ, ठीक है, याद कर लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमन बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। ये पूछा गया सेम टू सेम, ऐसे दिया था, ऐसे पूछा गया। अगर बात करें जर्मनी का एकीकरण फ्रांस पर्सा युद्ध के बाद पूरा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किस युद्ध के बाद? तो फ्रांस पर्सा युद्ध के बाद। और पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा स्टार वाले। जर्मेनिया जर्मन की राष्ट्र रूपक थी। अगर पूछा जाए कि जर्मन की राष्ट्र रूपक कौन थी? तो जर्मेनिया थी। जर्मनी को 1871 में स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इटली का एकीकरण। यहाँ से देख लेते हैं। इटली के एकीकरण में जोसेपे गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। इसका एकीकरण 1871 में रोम पर कब्जा करने और उसको इटली राज्य की राजधानी बनाने के बाद पूरा हुआ। यानी एकीकरण कब पूरा हुआ? आज ये क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के थे। दोस्तों मेहनत लगता है इसको लिखने बनाने में, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। हो सकता है कि हाँ आप लोग की संख्या बढ़े तो मैं अगला नोट्स डाल दूँ, ठीक है। और ये गोंडवाना क्षेत्र ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ से कुछ आपके जो बचते हैं वो एक बचता है, अभी यहाँ पे है, मैं चलिए उसका भी जिक्र कर देता हूँ। यहाँ पे देख लेता हूँ, बियाना संधि ये और सत्ता की साझेदारी, ये थोड़ा बच रहा है, यहाँ से देख लीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ा बच गया है। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें कि कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1919 तक चला था। किन के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियाँ थी।
अब यहाँ पे जो है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी तरफ क्या थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है और बनेगा भी, ये मेरा वादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम और संक्षिप्त परिचय। अगर हम बात करें कौन से क्षेत्रक होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक होते हैं। चलिए प्राथमिक क्षेत्रक की हम बात करें कि इससे कैसे बनते हैं, तो यह क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। पूछा जाए सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्रक देता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक देता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, वनोत्पाद आदि। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था कि कृषि किससे संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। यह प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय क्षेत्रक देख लीजिए, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों के उद्योगों में निर्मित करके उपयोग के लायक बनाया जाता है, यह द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसमें विनिर्माण इकाइयाँ, छोटे पैमाने की इकाइयाँ, बड़ी फर्में, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आदि इसमें शामिल हैं। चलिए तृतीय क्षेत्रक देखते हैं। तृतीय क्षेत्रक, इसमें वस्तुओं का नहीं सेवाओं का उत्पादन होता है। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, परिवहन आदि सेवाएं इसके अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन सा तृतीय क्षेत्रक नहीं है, वकील, डॉक्टर, शिक्षक दे दिया गया, एक दे दिया गया कृषि, तो क्या हो जाएगा आपका, कृषि नहीं है, क्योंकि कृषि किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये बात को आप नोट कर लीजिए दिमाग में। चलिए ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जाए प्राथमिक क्षेत्र को संगठित तथा द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र को संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित और संगठित, ये याद रखिएगा। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, तो किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। यहाँ से अगर पूछा जाए कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या है, तो अधिक मजदूरी, क्योंकि जिसके पास भूमि नहीं हो क्या करेंगे, अधिक मेहनत मजदूरी ही करेंगे, जिससे क्या है रोजी रोटी चलेगा उनका। चलिए वियना संधि की हम बात करें, यहाँ से पूछा जाएगा, भी बताए थे ना आगे वीडियो में कि आगे बात करेंगे हम डीप में। ठीक है, तो वियना संधि यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन वियना की कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी वियना की कांग्रेस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और यह कब हुआ था, तो सितंबर 1814 से जून 1815 तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। कहाँ की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ऑस्ट्रिया राजनेता मेटरनिख ने की थी। इसलिए अगर पूछा जाए आपसे कि वियना संधि से कौन संबंधित है, तो आप मेटरनिख को लगाइएगा, बाकी ऑप्शन दिया रहेगा नेपोलियन और ये सब, तो संबंध लगाइएगा। बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों एवं समस्याओं को हल करने का था। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे जल्दी दे दीजिए, जल्दी दे, समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो मैं कहा कि चलो नोट कर देता हूँ भैया, ले लो। नीति निर्माण के संबंध में 4 मुख्य देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कौन कौन से 4 देश थे, या ऑप्शन में दे दिया जाए कि कौन सा देश यानी कि प्रतिनिधियों की मुख्य भूमिका नहीं थी, तो ये आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, मेटरनिख। ठीक है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो अध्यक्ष भी बनाए गए थे, यानी अध्यक्षता की थी। और रूस का जार अलेक्जेंडर, यानी रूस के कौन थे, जार अलेक्जेंडर थे। और इंग्लैंड के कौन थे, लॉर्ड कैसलरे थे। और फ्रांस के कौन थे, तैलरा थे, जिसमें से तैलरा और ये लॉर्ड कैसलरे क्या थे, विदेश मंत्री थे। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये मैंने आपको करा ही दिया। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए हम देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट, इसके बाद में देखो कौन सा सब्जेक्ट डालते हैं, जो लिखेंगे वही डालेंगे। ठीक है, हिंदी या गृह विज्ञान या कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।